हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास कहाँ से आए? एक्चुअली वी गेट दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि थी H psi इक्वल टू E psi। अब यहाँ पर ये जो psi है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन, which is essentially represent an orbital। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, तो ऑर्बिटल्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए गए क्वांटम नंबर्स। तो वेव फंक्शन psi की वैल्यू डिपेंड करती है NLM पर, या हम ये कह सकते हैं कि psi इज फंक्शन ऑफ NLM। psi की वैल्यू डिपेंड कर रही है NLM पर, प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। अब एक्चुअली बच्चों, ये जो psi है दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। इसका एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, जिस क्वांटिटी का फिजिकल मीनिंग है वो है psi स्क्वायर। अब psi स्क्वायर हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से हमें मान लो पता लग गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स की। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिपेंड करेगी इन कोऑर्डिनेट्स पर। इनको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से सर्कुलर स्पेस में घूम रहा है, मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्फेरिकल शेप है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग of the position of electron in space, we give spherical polar coordinates। अब बच्चों, ये spherical polar coordinates x y z कोऑर्डिनेट से कैसे रिलेटेड हैं, तो हम इस फिगर से समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास ये x y z कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब ये कैसे रिलेटेड हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स से? तो मान लो इलेक्ट्रॉन की 3 डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन यहाँ पर आती है, तो इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट है r, जिसको हम रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं। अब रेडियल जो कंपोनेंट है वो तो स्फेयर में पोजीशन बताएगा, और एग्जैक्ट पोजीशन पता लगाने के लिए हमें उसकी एंगुलर पोजीशन भी देनी पड़ेगी। तो एंगुलर पोजीशन देने के लिए मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है फाई, और ये वाला एंगल आ जाता है थीटा। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सप्लेन करने के लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स का रेफरेंस ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन is a function of r, theta and phi. Now this wave function is further product of two components rather. One is radial component represented as r और NL, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस r पे, एंड एंगुलर कंपोनेंट
एल एम और जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है फाई और थीटा पर। अब इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को बोलते हैं हम एंगुलर कंपोनेंट। अब बच्चों न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेस में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है और उन प्लेन्स को हम बोलते हैं नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन्स क्या हुए बच्चों? द रीजन्स इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, xi n l m which is function of r theta and phi that becomes 0। और अगर ये 0 हो गया तो xi स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0। तो अब ये जो वेव फंक्शन है ये 0 हो सकता है, आइदर रेडियल कंपोनेंट बिकम्स 0 और एंगुलर कंपोनेंट बिकम्स 0। जब रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाता है, मान लो रेडियल कंपोनेंट 0 हो गया तो हम इसको बोलते हैं रेडियल नोड, और जब एंगुलर कंपोनेंट 0 हो जाता है तो हम इसे बोलते हैं एंगुलर नोड। तो अब इस रेडियल नोड और एंगुलर नोड को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले लेते हैं बच्चों रेडियल नोड। अब रेडियल नोड क्या होगा, जब r जिसकी वैल्यू nl पे डिपेंड करती है और फर्दर r पर, वो क्या हो जाता है, जब रेडियल कंपोनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो हमारे पास आता है रेडियल नोड। अब किस तरह से रेडियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हम इसको इस फिगर से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास xi है, xi स्क्वायर हम लेते हैं विच इज अ फंक्शन ऑफ r। तो इस एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं r, और सपोज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन स्टडी कर रहे हैं 1s के लिए, तो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस रेडियल कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है, हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है 1s के लिए न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस r बढ़ेगा ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और ये इस तरह से कुछ ऐसे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि विद इंक्रीज इन r probability of finding electron decreases but it remains there, it never becomes 0, it remains there up to large distances। यही probability पिक्चर अगर हम 2s के लिए बच्चों ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास probability of finding electron which is function of r, तो r यहाँ पर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले प्रोबेबिलिटी जब न्यूक्लियस के पास 2s की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन r एंड अ पॉइंट कम व्हेन इट बिकम्स 0। वेव फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया 0, और उसके बाद फिर ये इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, बट अगेन इट नेवर अप्रोचेस 0, 0 को कभी भी टच नहीं करती। तो यहाँ पे जहाँ ये 0 को टच कर रही है उस रीजन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। तो क्या समझे बच्चों आप कि जहां पर वेव फंक्शन या xi स्क्वायर क्या हो जाता है 0, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। तो हमारे पास ये एक रेडियल एक नोड आ गया, किसके लिए 2s के लिए। इसी तरह से मान लो हम 3s के लिए ड्रॉ करते हैं, तो 3s के लिए हमारे पास क्या आएगा, 2 रेडियल नोड्स आएंगे। तो हम एक रिलेशन यहाँ पर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, हम एक रिलेशन देते हैं बच्चों n - l - 1,
और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिलेशन याद रखना है n माइनस l माइनस 1। अब मान लो मुझे 1s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने हैं, तो क्या आएंगे मेरे पास, n क्या है यहाँ पर 1 और l क्या है यहाँ पे 0 माइनस 1, तो क्या आगे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0 आ गए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1s के लिए मेरे पास कोई रेडियल नोड नहीं आया, लेकिन अगर हम 2s के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो n की वैल्यू क्या है 2 माइनस 0 माइनस 1, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने आए 1, तो यहाँ पर मेरे पास एक रेडियल नोड आ गया। इसी तरह से मान लो 2p के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2p के लिए क्या आएगा बच्चों, n की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगी मेरे पास 0, तो 2p के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे 0। तो इस तरह से हम रेडियल नोड्स निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप इन रेडियल नोड्स को और अच्छी तरह से समझ सकते हो, इस फिगर से बच्चों आप रेडियल नोड्स को समझ सकते हो। अब ये जो है 1s के लिए ऑर्बिटल पिक्चर है, 1s के लिए, ये 2s के लिए और ये 3s के लिए। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सारी डायरेक्शंस में है, यहाँ पर कोई नोडल प्लेन नहीं है। लेकिन अगर आप 2s की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो पहले प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस रीजन में ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन मिलने की, इसलिए ये इस तरह से खाली दिख रहा है, और यहाँ पे अगेन प्रोबेबिलिटी, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो 2s के लिए बच्चों ये एक ऐसा रीजन आ रहा है हमारे पास, ये वाला रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0, मतलब यहाँ पे जाई स्क्वायर क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम नोडल प्लेन, रेडियल नोड। इसी तरह से 3s में बच्चों क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखो, जो अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी 3s के लिए प्रोबेबिलिटी प्लॉट में ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, जाई स्क्वायर विच इज अ फंक्शन ऑफ r, तो यहाँ पर r आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, फिर ये कम हो रही है, इट अप्रोचेस 0, इट बिकम्स 0 हेयर, और फिर बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम पहुंची, फिर यहाँ पर अगेन 0 हो गई, और फिर बढ़ रही है और फिर कम हो रही है, और फिर ये इट नेवर बिकम्स 0 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला जो पोजीशन आई है या ये वाली पोजीशन आई है, यहाँ पे जाई स्क्वायर क्या हो गया 0, तो मतलब यहाँ पर ये क्या है नोड्स हैं, तो यहाँ पे कितने नोड्स आए हमारे पास 1 2, तो सेम यहाँ पर मेरे पास नोड्स आ रहे हैं, एक ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड है, जहां पर इन दो जगहों पर यहाँ पर जाई स्क्वायर क्या हो गया 0, इसी तरह से यहाँ पर जाई स्क्वायर क्या हो गया 0। तो ये हैं हमारे रेडियल नोड्स जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। तो बच्चों आपने रेडियल नोड्स निकालने के लिए ये रिलेशन याद रखना है n माइनस l माइनस 1। अब दूसरी तरह के नोड्स थे बच्चों हमारे पास एंगुलर नोड्स। दूसरे करेंगे बच्चों हम एंगुलर नोड्स, और ये एंगुलर नोड्स कब आएंगे हमारे पास, जब y which depends on l and m and function of theta and phi becomes 0, तब आएंगे हमारे पास एंगुलर नोड्स। अब किस तरह से, मान लो मेरे पास बच्चों l जो है 0 आ जाता है, अब l 0 होने का मतलब मेरे पास वहां पर s सब शेल है, और s सब शेल जो है उसकी शेप हमने पढ़ी है, कैसी शेप होती है स्फेरिकल। अब जब s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है तो यहाँ पर कोई सा भी एंगल हो, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सब डायरेक्शन में क्या रहती है एक जैसी रहती है, मतलब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो भी एंगल है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सब जगह एक जैसी रहती है। तो क्या होगा यहाँ पर कोई एंगुलर नोड नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी सब जगह, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स लिख दोगे आप
और जब हमारे पास s सब शेल है तो वहां पे कोई एंगुलर नोड नहीं है, तो 0 लिख दूंगी मैं। लेकिन मान लो मेरे पास l इज इक्वल टू 1 है, तो जब l 1 आता है तो बच्चों हमारे पास कैसी शेप आती है, इस तरह से डम्बल शेप आती है। अब डम्बल शेप में इन दो लोब्स में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है लोब्स में, और दोनों लोब्स में लगभग एक जैसी होती है। लेकिन अब यहाँ पर मान लो हम एक पर्टिकुलर प्लेन ले रहे हैं, सपोज ये मेरे पास y एक्सिस है, तो अगर हम बात करते हैं x एक्सिस और z एक्सिस में, तो अलोंग दिस xz एंड जेड एक्स प्लेन ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक एंगुलर नोड आएगा। अब बच्चों आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हो, इस फिगर से समझ सकते हो बच्चों। मान लो ये जो है डम्बल शेप है हमारी p ऑर्बिटल की, तो आप यहाँ पर जो p ऑर्बिटल देख रहे हो दैट इज px। ये कौन सा है, px ऑर्बिटल है ये। अब इस x एक्सिस के अलोंग तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो, इस रीजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एक्सिस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको YZ प्लेन, इस YZ प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्लेन है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो एक एंगुलर प्लेन यहाँ पे हो गया। अब इसी तरह से मान लो हम y ऑर्बिटल में देखो बच्चों, py ऑर्बिटल में भी आप देख रहे हो यहाँ पर जो xz प्लेन है वहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर भी एक ही क्या आया हमारे पास, एंगुलर नोड आया। इसी तरह से pz में ये क्या कौन सा ड्रॉ किया हुआ मैंने, pz, इस pz में भी इस xy प्लेन के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एंगल्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डिफर कर रही है। यहाँ पर इन एंगल्स में xy आप कहोगे xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इसी तरह से बच्चों मान लो d ऑर्बिटल में हमने प्लेन्स पता लगाने हैं। अब आपको पता है d ऑर्बिटल्स की शेप कैसी आएगी, डबल डम्बल। अब डबल डम्बल शेप आएगी तो अब यहाँ पर जो है इस सपोज ये है, यहाँ पर मैंने जो ये लिया है दिस इज d x y, तो इस ये dxy xyz प्लेन्स के बीच में है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो yz प्लेन है और xz प्लेन है, इन दो प्लेन्स के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इन रीजन में क्या हो गया, जाई स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह से इस प्लेन में भी जाई स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो दो नोडल प्लेन्स हमारे पास आ गए, एंगुलर नोड्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। आपको याद है जैसे हमने ऊपर p ऑर्बिटल में करा था, वहां पर हमारे पास सिर्फ क्या था, एक ही प्लेन था जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई थी। यहाँ पर दो प्लेन्स आ गए। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा जब L2 था तो हमारे पास कितने प्लेन्स आए थे, दो प्लेन्स आए थे जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 थी, मतलब हमारे पास दो एंगुलर नोड्स आए थे। तो यहाँ से बच्चों हम सिंपल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ L के बराबर होंगे। जितने जो वैल्यू L की है उतने ही नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आएंगे हमारे पास। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या आएंगे, n-l-1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स ये आएंगे हमारे पास L, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स ये आएंगे हमारे पास n-l-1 प्लस L।
तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारे पास n-1। तो दिस रिलेशन गिव्स अस टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो ये तो था बच्चों अबाउट नोडल प्लेन्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। So keep watching. Thank you.